सभी को नमस्कार। श्याम बेनेगल जी पर केंद्रित इस एकाग्र की यह पांचवी कड़ी है और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक ऐसी शख्सियत जो कई कार्यों में दक्ष है और हर कार्य को उतनी ही तल्लीनता से करती है। अभिनय हो, गायकी हो, नृत्य हो या और भी कुछ दूसरे कार्य। मित्रों, हम बात कर रहे हैं मशहूर और चर्चित अभिनेत्री राजेश्वरी सचदेव। राजेश्वरी जी, आपका हार्दिक स्वागत है तमाम मित्रों की ओर। आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच। आभार। मित्रों, राजेश्वरी सचदेव श्याम बेनेगल जी की फिल्मों के साथ, उनके धारावाहिकों के साथ जुड़ी हुई और एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण फिल्मों में इनकी भूमिका रही। श्याम बेनेगल जिस तरह की संवेदना प्रवण फिल्में बनाते हैं, जिस तरह की सेंसिटिव फिल्मों का निर्माण करते हैं, वैसे ही सेंसिटिव रोल राजेश्वरी जी के माध्यम से हमें देखने को भी मिलते हैं। तो आज की यह बातचीत, आज की यह मुलाकात, आज का यह संवाद बेहद खास होने वाला है। राजेश्वरी सचदेव जी के पास उनकी फिल्मों से जुड़े, उनके टीवी शो, खास तौर से संविधान से जुड़े कई ऐसे अनुभव हैं, कई ऐसी स्मृतियां हैं जो आज वे हम सभी से साझा करेंगे। तो आइए मित्रों, राजेश्वरी सचदेव जी को उस पहली फिल्म की ओर ले चलते हैं जो फिल्म श्याम बेनेगल और राजेश्वरी सचदेव, जो फिल्म एक निर्देशक और एक अभिनेता के बीच सेतु बनी। हम बात कर रहे हैं मशहूर फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा। जनसुलभ पुस्तकालय साहित्य, संस्कृति, फिल्म, दर्शन, राजनीति पर केंद्रित एक मंच है और यह क्या खूबसूरत संयोग है कि हम पहली ही फिल्म की बात कर रहे हैं जो एक साहित्यिक कृति पर आधारित फिल्म है। धर्मवीर भारती के मशहूर उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, उसमें जो जमुना की भूमिका में राजेश्वरी सचदेव रही हैं वह अद्भुत है, कमाल की है। इस फिल्म को जब भी देखिए लगता है कि हम इसे बार बार देखें। आज भी यह फिल्म अपने उस गंध के लिए, अपने उस रूप रंग के लिए, अपनी उस विसजता के लिए जानी जाती है, याद की जाती, देखी जाती। स्वरी जी, सर्वप्रथम हम इस बात को शुरू करने से पूर्व आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी पहली भेंट श्याम बेनेगल जी के साथ किस तरह की हुई, किन अवसरों में हुई, किस संदर्भ में हुई। राजेश्वरी सचदेव, एक बार पुनः स्वागत। धन्यवाद। देखिए, इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, जब आपने मुझे कहा कि श्याम जी के बारे में कुछ बोलना है, तो पहले तो मैं सोचती रही कि मैं अब उनके बारे में क्या बोलूंगी। उनके सामने तो हम बोलते नहीं हैं, उनके सामने हम चुप रह करके उनको सुनते हैं। कुछ ऐसा ही रहा है। और मैं ये मानती हूँ कि आज मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी तो ये पता था कि ये श्याम बेनेगल हैं, बहुत बड़े निर्देशक हैं, इन्होंने बड़ी खूबसूरत फिल्में बनाई थी और बना रहे थे। और इनके साथ स्मिता पाटिल और शबाना आजमी जैसी एक्ट्रेसेस ने काम किया, ओम पुरी साहब और नसीर साहब, ऑल ऑफ देम। तो वहाँ उनके सामने खड़े रहने का मौका मिला। ये इस बात में खुशी थी, बहुत खुशी थी। लेकिन तब मेरी भी उम्र कुछ ऐसी थी कि वो कितनी बड़ी बात है शायद उस वक्त भी हम नहीं जान पाए होंगे। मेरा ये मानना है, क्योंकि उस वक्त
क्योंकि आप मैं कोई 16-17 साल की रही होंगी आई थिंक। और उस वक्त मुझे लगा था अरे श्याम बेनेगल के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन ओवर द इयर्स जितना उनके साथ मैंने काम किया, जितना उनके साथ मेरी अम, बातचीत हुई, मुझे आपका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? मुझे लग रहा है मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। मैंने अर्पण आपको जी सोलो आप कर आ दिया। जाएं। नहीं नहीं नहीं, मुझे आप नजर आने चाहिए, तब मजा आता है बातचीत का। नहीं तो लगता है खुद ही से बात कर रही हूँ। तो तो उनके साथ जितनी फिल्में की, जितनी पता है फिल्मों से अलग ही एक रिश्ता हो जाता है, क्योंकि उम्र मेरी उतनी सी थी और तब मैं पढ़ भी रही थी। और जब पढ़ते पढ़ते अपने विषयों के बारे में जो मैं पढ़ रही हूँ, चीजों के बारे में जितनी जानकारी मिली, बहुत सी चीजों के बारे में पता नहीं होता था। तो पता नहीं होता था कि क्या बोलना है, किस दिशा में कैसे सोचा जाता है। तो वो इस एक ऐसे इंसान रहे हैं जिनको मैंने किसी भी वक्त उठ करके फोन किया है और कहा है कि मुझे बताइए कि इससे कैसे डील किया जाता है, इस मुद्दे के बारे में समझाइए, किसी चीज के बारे में समझाइए। तो उनके साथ एक हाउ डू आई पुट इट, एक खांचा तैयार होता है एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि उनकी तरफ हमने हमेशा देखा है कुछ भी करते वक्त, वो एक ऐसे इंसान रहे हैं जिनको हर विषय के बारे में ज्ञान है, जो हर विषय पे बोल सकते हैं। और अपनी सोच को वो थोपते नहीं है किसी पे, लेकिन आपको उस तरफ सोचने पे वो लेकर जाते हैं, आपको गाइड करते हैं इतनी खूबसूरती से कि आज जिस तरह से हम अपने आप को कंडक्ट करते हैं, या जो हमारी सोच है, एक विचारधारा है, जो भी है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब वो धीरे धीरे मैं आप जैसे बात खुलेगी मैं जरूर बताऊंगी, जैसे जैसे बातें याद आएंगी। बट इसलिए मैं हमेशा आई बी ग्रेटफुल टू हिम, क्योंकि ही इज बीन अ पार्ट ऑफ माई ग्रोइंग अप ईयर्स। जब हमें समझ आने लगती है चीजें, जब आप किसी तरह मोल्ड होते हैं जिंदगी में, तब उन्होंने बहुत अपना साथ हमें दिया है और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो उनके लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगी आज। और सबसे पहले तो धन्यवाद से ही शुरू करूंगी। तो उनको मेरा अनेकों अनेक धन्यवाद। सबसे पहले सूरज का सातवां घोड़ा कुछ ऐसे हुआ था कि मेरे पिताजी ने उनके साथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया में काम किया था। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जब पार्टी थी तब मैं स्कूल में थी और मुझे पार्टी पे जाना था। तो मैंने अपने पिताजी से कहा मैं तो चलूंगी साथ। तो मैं उनके साथ मतलब पहुंच गई। पूरी कास्ट की पार्टी थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली वो क्या था। और वहां मैं बड़ी एक्साइटेड सी उनको मिली। और तब तक तो मैंने एक्टिंग वगैरह शुरू नहीं की थी, लेकिन थिएटर करती थी। और वो तो मजे में हम करते थे क्योंकि इंडियन। जी, किस क्लास में थी? आपकी आवाज नहीं आ रही। किस क्लास में थी ये पूछ रहा रही होंगी 7th 8th में, ऐसे ही हूँ। कुछ रहा अरे होगा। वाह। अब पता है ना आपको, आपने मुझसे कितनी बार बात की और आपको पता है जैसे आप मुझे डेट तारीख पूछेंगे तो मेरे ऐसे ना शटर्स बंद हो जाते हैं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। कुछ कुछ सा ऐसे ऊपर ऊपर याद होता है मुझे। रही होंगी 7th 8th में मुझे, हाँ ऐसे ही कुछ रहा होगा। तब उनसे मुलाकात हुई थी और तब मेरे पिताजी ने कहा था कि हाँ अब हर पिता का होता है कि मेरी बच्ची थिएटर भी करती है और डांसर भी है, तो उन्होंने भी ऐसे कह दिया होगा। और बात मैं बड़ी खुश कि मैं पार्टी अटेंड करके आ गई। और फिर उसके कुछ 3-4 साल बाद, या तीन, हाँ 3 साल बाद मेरे ख्याल से, मेरे आई थिंक आई जस्ट फिनिश्ड माई 11th और समथिंग। तो मुझे एक दिन फोन आया उनका कि राज, मैंने कहा जी, मैं श्याम बेनेगल बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो पहले तो मैं चुप। तो कहते हैं मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और क्या तुम मेरे साथ काम करोगी, करना चाहोगी? अब बताइए, अब तुम जैसा इंसान कहे करना चाहोगी तो आप क्या जवाब देंगे? मैंने कहा जी। कहते हैं अच्छा, अब मैं तुमसे मिला हूँ लेकिन तब मिला हूँ जब तुम बहुत छोटी थी और मुझे अब नहीं पता कैसी दिखती हो, तुम मुझसे आकर मिलना चाहोगी एक बार? तो इतने प्यार से उन्होंने एक छोटी सी बच्ची से इतनी इज्जत से उसकी चाह को सामने रखते कि वो क्या चाहती है, इतने प्यार से उन्होंने मुझसे बात की। मैंने कहा हाँ, तो वो कब मिलने आ सकती है? मैंने कहा आप जब कहें।
फिर उन्होंने जब वक्त दिया तो मैं अपने पिताजी के साथ पहुंच गई उनके ऑफिस। वहां गई तो मुझे पता था कि शमा जैदी ने ही मेरे याद दिला था उनको मेरे बारे में। तो वो जो राइटर थी फिल्म की, तो तब उन्होंने मुझे सामने बिठाया और फिर उन्होंने मुझे बताया कि क्या फिल्म है और मेरा रोल क्या है, और मैं चुपचाप सुनती रही। और जब उनकी बात खत्म हुई और मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं अब क्या कहती, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम घर जाओ और सोचो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम करना चाहती हो तो प्रिया बेनेगल बाहर बैठी हैं, अपने मेजरमेंट्स के लिए आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके कैबिन से बाहर निकली, उनके ऑफिस के दरवाजे से भी बाहर निकली। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि पूछा मुझसे कि क्या क्या ख्याल है, करना चाहती हूँ? मैंने कहा हाँ। तो फिर जाकर बोलो। तो फिर मैं अंदर गई, मैंने कहा श्याम अंकल मैं कॉस्ट्यूम्स के लिए कब आऊं? तो बस वहीं के वहीं मेरे कॉस्ट्यूम की फिटिंग्स भी होने, मतलब मेजरमेंट्स भी शुरू हो गई और मैं फिल्म में थी। बहुत सीधी सी बात, बहुत सरल। और ये बहुत खास बात है उनकी, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है अपने एक्टर पे बातचीत से। ना उनको कभी स्क्रीन टेस्ट की जरूरत पड़ती है, ना उनको कभी कुछ चेक करने की जरूरत पड़ती है कि मतलब कैसे पढ़ेगी क्या। वो सिर्फ सामने जो बैठा है उस कलाकार से बातचीत करने पे आंक लेते हैं कि भाई ये कर सकती है या नहीं। उसके बाद मैंने इतने प्रोजेक्ट्स किए। जो उनका भरोसा है ना एक कलाकार पे, वो मैंने किसी और में नहीं देखा आज तक। और वो भरोसा ही है जिससे एक्टर बहुत अच्छा काम कर पाता है। क्योंकि फिर लगता है कि अगर इन जैसा डायरेक्टर आप पे भरोसा रखता है तो आप तो जी जान लगा देंगे अपना रोल करने के लिए। तो ऐसी शुरुआत हुई सूरज का सातवां घोड़ा की। और जब उस फिल्म में काम करने लगी, और आप तो मतलब काफी कम उम्र की थी, 11वीं भी आपने पास ही किया था, तब हाँ ऐसे ही से कुछ था। जी, और बाकी लोगों से, पूरी फिल्म के जो क्रू है उन लोगों से किस तरह के अनुभव रहे, और काम करते हुए फिर किस तरह के श्याम बेनेगल नजर आए? जो श्याम बेनेगल हम्म। आप पार्टी में मिली थी या जिनसे मुलाकात हुई, अब स्क्रीन पर एक डायरेक्टर की एक फुल फ्लेज्ड भूमिका में वे श्याम बेनेगल किस तरह से जब दिखे और जब मैंने उनके साथ, जब उनसे मुलाकात हुई थी, तब मैं एक मराठी फिल्म कर चुकी थी सचिन जी के साथ। तो एक फिल्म मैं कर चुकी थी, फिर ये हिंदी की पहली फिल्म थी मेरी। तो सबने मुझे कहा अरे तुम उनके साथ काम कर रही हो। तो मैं, पता है शबाना आजमी, स्मिता पाटिल जैसे एक्टर्स उन्होंने दिए हैं इंडस्ट्री को। तो मैंने ना सिर्फ इतना सा कहा था, मुझे याद है, भैया मुझे डराओ मत, मुझे वो सब समझ नहीं आता, ना मैं शबाना आजमी हूँ ना मैं स्मिता पाटिल हूँ, मुझे पता नहीं मैं कितना कर पाऊंगी कैसे कर पाऊंगी, लेकिन इतना है कि मैं अपना काम जितना आता है उतना करके आ जाऊंगी और बाकी सीख लूंगी। तो उस वक्त ये होता है ना, जब आप बहुत यंग होते हैं, आपके पास खोने को कुछ ज्यादा नहीं होता, तो आप बहुत रिलैक्स्ड होते हैं लाइफ में कि अब जो भी है पाना ही है, अभी खोने वाली चीज कोई रही नहीं है। तो ना किसी काम का या नाम का प्रेशर होता है आपके सर पे। तो बस इतना था कि जिस तरह से काम करना सीखा था, अपना जितना भी स्टेज का अनुभव था उससे, मेरे पिताजी ने जितना मुझे गाइड किया था जिंदगी में उससे, मैंने अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ा, मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा तुम राइटर से भी बात करो ऑफ कोर्स। तो फिर मैंने शमा आंटी के घर धमक पड़ी मैं। फिर मैंने उनसे कहा कि बताइए ये ऐसा क्यों और वैसा क्यों। फिर वहां से भारती जी के पास भी पहुंच गई। तो ऐसे मतलब हो गया। जब हो गया तो फिर सेट पे पहुंचे और वहां पे माहौल इतना रिलैक्स होता है कि एक तो क्योंकि स्क्रिप्ट इतने पहले मिल जाती है, और ऐसा नहीं है कि आप रोज बैठ के मतलब मगअप कर रहे हैं अपनी लाइनें, ऐसा नहीं है। आपको 2 महीने पहले 3 महीने पहले स्क्रिप्ट मिल गई है, आपका जब मन होता है आप पढ़ते हैं, आप मार्क करते हैं, आपने इतनी सारी चीजें सुन ली, राइटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, आपने नॉवल पढ़ ली। तो उसके बाद आप जब अपने मार्किंग करते हैं अपना दिमाग में, वो फिर वो बहुत सहज हो जाता है। बिकॉज सेट पे तो हम सब एक्टर्स मिलके गाने गाते थे। आप फिर गायब हो गए अर्पण जी। तो जी जी, लोग आपको सोलो तो देखना चाहते हैं, लेकिन देखना। अरे जब मैं, अगर मैं सिर्फ अपने आप को देखूंगी स्क्रीन पे तो फिर मैं बात ही नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ये सोचूंगी हाय कितनी खूबसूरत लड़की है। तो
यह बात बता दूं कि राजेश्वरी सचदेव की वह पहली फिल्म, मराठी फिल्म, इतनी जबरदस्त रही और ऐसी शानदार भूमिका की कि उसके लिए इन्हें उस सरकार की ओर से पुरस्कार से नवाजा भी गया। तो उसमें भी उसके बस बारे में जी मैं एक दो मतलब उसमें भी मेरा कुछ उसमें ये नहीं है हाथ। मेरे डायरेक्टर इतने कमाल के थे। मैं सचिन जी के साथ काम कर रही थी। मेरे को एक्टर्स अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे, इस तरह के दिग्गज कलाकार जिनके साथ तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं होती थी। वो तो यूं दोनों तरफ से हाथ पकड़ के पैर पकड़ करवा देते थे किसी तरह। तब मजा बहुत किया मैंने उस फिल्म में, और अवार्ड मिल गया। ये तो कमाल हो गया अपने आप में। उसके बाद तो मुझे लगा बस मुझसे बेहतर तो कोई है नहीं हिंदुस्तान में। बट तो बट खैर, जब यहाँ शूट पे गई तो यहाँ मेरी मुलाकात नीना गुप्ता जी से हुई, पल्लवी से हुई, रजत कपूर से हुई, रघु भाई थे, और सब मजे के कलाकार। सब हम शॉट के पहले गाने गा रहे होते थे, और जैसे फिर वो कहते थे अच्छा शॉट रेडी, एक रिहर्सल कर लें, तो सरप्राइजिंगली लाइनें भी याद होती थी। क्योंकि श्याम जी अपने सेट पे माहौल इतना रिलैक्स्ड रखते हैं, वो खुद इतने खुश रहते हैं, इतने रिलैक्स्ड रहते हैं कि वो ना परमीट हो जाती है हम सब में। तो काम हमेशा बहुत बढ़िया होता है उनके साथ, इसी पे कोई किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता। तो मेरे लिए उस फिल्म में काम करना बहुत आसान हो गया। बहुत आसान हो गया उस फिल्म में काम करना। मुझे पता नहीं चला, फिर जब सबने कहा कि सूरज का सातवां घोड़ा में एक नई लड़की आई है, तो मैंने कहा है ऐसा। तो तो इस सब का श्रेय जाता है क्योंकि जो शुरुआत आपकी सही हो जाती है सही लोगों के साथ, जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जो आपकी कला को समझते हैं और उसको तराशने में पूरी पूरी तरह से लग जाते हैं। तो इसमें सिर्फ कहेंगे कि हमारी ये खुशनसीबी थी कि ऐसी शुरुआत हुई। बिल्कुल। और मित्रों, हम देख रहे हैं कि राजेश्वरी सचदेव इस संवाद में भी कितनी जीवंत है। और यह जो जीवंतता है, यह जो लाइवलीनेस है, यह किसी इंसान की एक बड़ी ताकत है। और वह हर तरह के काम को एक मजे हुए ढंग से तो कर ही लेता है, और आसपास के माहौल को भी उतना ही सहज रखता है। हमारे साथ देखिए, मुझे दोष मत दीजिएगा राजेश्वरी जी, शेफाली चौबे जी जुड़ी हुई हैं। नमस्ते। समर, हाँ, समर में रही हैं। और नमस्ते शेफाली उनकी एक जी। फरमाइश है कि सॉरी, आप, आपकी आवाज कट गई, आपकी आवाज कट गई, सॉरी। मैं बता रहा हूँ, शेफाली चौबे जी जी की एक प्रतिक्रिया है, वह कमेंट मैंने रखा है स्क्रीन पर। वे लिख जी। रही हैं कि आप गाने भी बहुत अच्छे गाती हैं, अनुरोध है कुछ लाइनें गुनगुना दीजिए। शेफाली जी शुक्रिया। कौन सा गाना आप गाऊं? इनफैक्ट जो भी आप, हमें सूरज का सातवां घोड़ा का ही गा लेना चाहिए, लेकिन मुझे वो लिरिक्स अच्छी तरह याद नहीं। और मुझे याद है इस गाने की ना एक पैरोडी बनाई थी रजत और पल्लवी ने, बहुत कमाल की। वो मुझे बिल्कुल याद नहीं। मुझे डांट भी पड़ जाएगी अगर मैंने गा दिया। पर हम्म, कोशिश करती हूँ। हाँ, अगर इस फिल्म का कुछ याद से मतलब बहुत वक्त हो गया है ना। हम्म, ये शामें सबकी सब शामें, क्या इनका कोई अर्थ नहीं। घबरा के तुम्हें जब याद किया, क्या उन शामों का अर्थ नहीं, क्या उन शामों का अर्थ नहीं। नॉट बैड, याद रहा मुझे। कुछ तो चार लाइनें ही सही, लेकिन शानदार, शानदार। तो हम देख रहे हैं मित्रों की वर्सेटाइल पर्सनालिटी किस तरह की होती है, और कैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, और कितनी कम उम्र से जो कॉन्फिडेंस कहिए या जो एक उत्साह कहिए, एक सहजता कहिए, वह काम आती है। और फिर एक के बाद एक हमारी सिनेमा ही समृद्ध होती है ऐसी शख्सियत से, ऐसे अभिनेताओं से, ऐसे फिल्मकार से। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, मम्मो फिल्म पर आते हैं। उसमें जी। भी आप
रियाज की माँ बनी, तो उस फिल्म से संबंधित, या उससे पहले भी कुछ और कहना चाहें? आपकी पहली हिंदी की पहली फिल्म थी, वह रिलीज हुई, रिलीज होने के बाद लोगों में किस तरह का एक रिएक्शन रहा, घर में, रिश्तेदारों में, इसकी भी बात कीजिए। हालांकि वह आपकी टेक्निकली दूसरी फिल्म है, मगर हिंदी में तो पहली फिल्म है, तो यह जी बात करते जी। हैं फिर मम्मू पे। जी। हाँ, मतलब दूसरी रिलीज फिल्म जिसे कहते हैं। अम, मम्मू के बाद, अच्छा, लेकिन सूरज का सातों पर घोड़ा करने के बाद देखिए, प्रतिक्रियाएं तो बहुत तरह की थी। क्या था कि जब पहली फिल्म की थी तो वो मराठी की थी, तो कुछ लोग तो बड़े खुश हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा अरे मराठी की फिल्म की, यू नो, जिसको हम कहते हैं कि एक लॉन्च होना चाहिए था, और ऐसा मैंने कहा जो जिस तरह से उसके पहले वो खैर वो आज क्योंकि हम श्याम बेनेगल साहब को लेकर के चर्चा में हैं, नहीं तो मैं आपको पूरा वो किस्सा सुनाती। लेकिन मराठी फिल्म से पहली शुरुआत हुई, और जब श्याम बेनेगल की फिल्म की तो फिर बहुतों को लगा रही है तो कमाल हो गया, और बहुतों को ये लगा 8 फिल्म से क्यों शुरुआत की। तो ये सब तो चीजें होती रहती हैं। लेकिन फिर इसके बाद मैंने लिटिल बुद्धा की थी, बर्नार्डो बर्टोलुची की, तो तब लोगों ने कहा अरे हॉलीवुड बॉलीवुड में कुछ क्यों नहीं किया, जिसको कहते हैं ना हार्ड कोर कमर्शियल। बल्कि मुझे ये शब्द से बहुत ऐतराज है, बॉलीवुड शब्द से। खैर ये दूसरी बात, अब आए मम्मू की तरफ। तो मम्मू में जब काम करना था, तो मुझे शाम अंकल ने कहा कि सुनो इस फिल्म में ना तुम्हारा बस एक थंबप्रिंट चाहिए, छोटा सा है। मैंने कहा हाँ हाँ, तो क्या मैं करूंगी। लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत कमाल का अनुभव था, और मुझे ये करना भी था। आप अगर फिल्म देखें तो फिल्म में मैंने सिर्फ अ, मैं 4 लाइनों के लिए हूँ, वो जब मैं गाना गाते हुए पेड़ों के इर्द गिर्द पुरानी एक्ट्रेसेस की तरह, बस वो एक गाना था। और जब मैं गई तो मुझे पिया ने बड़ा खूबसूरत सा ब्लाउज बना करके दिया, जो ब्लाउज आज भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। बहुत खूबसूरत फैन जैसा पुराने जमाने का, एंड वो लुक क्रिएट हुआ, तो मैं तो वैसे ही खुश, मेरी आत्मा बड़ी खुश हो जाती है जब पुराने जमाने की कोई चीज होती है। तो मैं बड़ी खुश इठलाती हुई गई, और मैंने पेड़ के आसपास ये गाना वाना गा दिया। तो मुझे लगा अभी तो एक रिहर्सल या एक टेक हुआ, एक दो चार टेक्स होंगे। पहला टेक हुआ, उन्होंने कहा हाँ परफेक्ट परफेक्ट, घर जा। मैंने कहा है, बस इतना ही। मतलब मुझे लगा ये इस करने का मजा मैं लूंगी, 4-5 टेक लूंगी तो मजे आ जाएंगे लाइफ में। तो लेकिन जी। वो उस फिल्म में मुझे कितनों ने कहा है कि वो याद रह जाता है। देखिए वो कभी कभी वो छोटी सी चीज भी होती है ना, वो इतनी खूबसूरती से पेश हो जाती है कि वो चीज अलग से नजर आती है। और मम्मो में बस मेरा उतना ही काम था, और मुझे वो बहुत बढ़िया लगा। आज भी कभी चलते चलते वो पोर्शन होता है, मैं रुक के देखती हूँ, मुझे खुद को देख के मैं अपने आप से बड़ी खुश हो जाती हूँ। जी बिल्कुल। और एक प्रतिक्रिया और आ रही है वीनू जी की, जी वीनू कुमार जी की। जी। उनका प्रतिक्रिया है, महर्षि नगर पुणे की यादें स्मृत हो आई हैं। पम्मी भाभी के भाई श्याम बेनेगल जी जब स्टेशन के पास एक होटल में शूटिंग के लिए आए हुए थे, पुणे की बात हो रही है। चंदा बरकर भाई साहब तथा मेरे पति एक ही कंपनी फाइजर में कार्यरत थे। पम्मी भाभी हम्म मिसेस चंदा बरकर न सिर्फ हमारे पड़ोसी थे, बल्कि पारिवारिक मित्र भी थे। स्मिता पाटिल जी भी उस फिल्म में थी। अब न चंदा बरकर भाई साहब हैं, न पम्मी भाभी। तो ये याद कर रही हैं अपने उन दिनों को और उस स्मृति को। जी। मैं एक सवाल जो आप शायद उसका उत्तर हम आप नहीं दे पाए। जब पहली फिल्म आपकी सूरज का सातवां घोड़ा रिलीज हुई थी, हम्म वो हम्म पहली हिंदी फिल्म थी आपकी, तो आपके हम्म। घर में और पड़ोस में, रिश्तेदारों में किस तरह की प्रतिक्रिया रही, वह भी थोड़ा बताएं, वो बात रह गई। अम एक बात बताऊं, अगर हम एक जनरल ऑडियंस को कहें तो देखिए, ये इस सूरज का सातवां घोड़ा जैसी फिल्मों की आपकी वैसी ऑडियंस तो होती नहीं कि आसपास हर जगह मतलब बात फैल गई और सारे दर्शक उमड़ कर आ गए और सबने कहा ओह द न्यू स्टार इज बॉर्न। जिसको हम कमर्शियल एक सक्सेस कहते हैं, वैसा तो नहीं था। लेकिन इस फिल्म से मुझे इज्जत बहुत मिली।
मुझे बहुत सीरियसली लिया जाने लगा। जो आसपास के, इवन मेरे जो कॉलेज में, और मैं कॉलेज तो जा ही रही थी, तो मेरी टीचर्स थी, उन सब के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मैंने इस तरह के एक डायरेक्टर के साथ इस तरह की फिल्म की और उसमें मेरी तारीफ हो रही है। और उन दिनों मुझे इस बात का बड़ा मजा आता था, क्योंकि अ, इस वक्त जिस तरह से टेलीविजन की प्रमोशन होती है या सोशल मीडिया है, वो सब तो था नहीं। और इस फिल्म के लिए ऐसी कोई पब्लिसिटी भी तैयार नहीं होती थी कि मतलब हर गली कोने नुक्कड़ हर बस के पीछे आपके पोस्टर लगे हों, ऐसा तो नहीं होता था। लेकिन ये फिल्म इतनी अच्छी बनी, इस फिल्म को इतना क्रिटिकल अक्लेम मिला कि प्रेस ने ना अपने कंधों पर उठा लिया इस फिल्म को। कहीं किसी तरह की फिल्म की बात होती थी तो सूरज का सातवां घोड़ा जरूर मेंशन होता था, और मैं बड़ी खुश होती थी उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया के किसी भी आर्टिकल में अगर 8 फिल्मों की पैरेलल सिनेमा की बात होती तो मेरी तस्वीर जरूर होती थी उस फिल्म से। तो मैं बड़ी खुश होती थी और फिर मेरी बात कहीं ना कहीं जिक्र छिड़ जाता था। तो मेरे लिए जिसको एक एक्सेप्टेंस कहते हैं एज एन एक्टर, वो जी मुझे इस फिल्म से मिला जरूर। और आसपास देखो, माँ बाप तो वैसे ही बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें तो इस बात की खुशी थी। मेरे पिताजी, मेरी माँ तो जानती थी कि मैंने कैसा काम किया, मेरे दोस्त सब बड़े खुश थे। और पता है एक और चीज होती है कि उस वक्त सडनली ना आपको ये भी लगने लगता है कि जब आपकी शुरुआत ऐसी हो, जरूरी नहीं कि आपकी जर्नी भी वैसी होगी। पता नहीं तीसरी फिल्म किस तरह की होगी, क्योंकि फिल्म मैं अपने लिए तो नहीं बना रही हूँ, कोई बनाएगा, मैं उसकी फिल्म में काम करूंगी, और फिर वो किस तरह की फिल्म आएगी। तो मेरे लिए रास्ता थोड़ा सा मुश्किल भी हुआ। लेकिन जब दूसरी फिल्में आती भी थी तो मैं अपने लिए रोल खोजना शुरू हो जाती थी कि कुछ तो मेरे करने के लिए हो। तो उस तरह से चॉइसेस नैरो हो गई। लेकिन फिर मेरी खुशनसीबी थी बाशुदा की फिल्म की त्रिया चरित्र। और मतलब वो जो एक वक्त था 2-3 साल का, उसमें एक के बाद एक बहुत अच्छी अच्छी फिल्में मुझे करने को मिली। तो तो एक जनरल जिसको कहते हैं ना, एक चेन, वो एक अच्छी फिल्मों की कड़ी बन जी गई। बिल्कुल। ये और है घर में तो कि क्या होता है, लाभ। घर में तो हाँ हाँ हाँ, जी, आप कहें, आप क्या जी, घर में। नहीं, आप जो बार बार पूछ रहे हैं मुझे कि आसपास क्या है, तो आसपास तो यही था कि मतलब स्टेट अवार्ड जीत लिया है, अभी बस नेशनल अवार्ड मिल जाएगा। तो बस देखिए, उम्मीद सब रखते हैं। और जो आपके आसपास होते हैं, जिनके आपकी जर्नी के साथ जुड़े होते हैं, आपके सीखने में जुड़े होते हैं, वो हमेशा आपके लिए हमेशा उम्दा ही चाहते हैं, और चाहते हैं कि हर हर कदम पे आपको सक्सेस ही मिले, और आपका जो रास्ता है सामने का वो बिल्कुल स्मूथ सेलिंग हो। तो उसके लिए सबने सपोर्ट किया मुझे, और क्या मैं कहूँ। जी जी बिल्कुल। और अभी आप अवार्ड की बात कर रही हैं, तो आपकी तीसरी फिल्म सरदारी बेगम की ओर चलते हैं, जिसमें आपको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए पुरस्कृत भी किया गया, उर्दू वाली कैटेगरी में इस फिल्म को रख करके। तो पहले हम इस फिल्म पर बात कर लें, इस अवार्ड पर बात कर लें, फिर आगे इस फिल्म पर बात कर लें। वह कैसा अनुभव रहा जब आपको एक इस एक बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया, सरदारी बेगम की मुझे बेटी और जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। एक रात पहले मेरे कानों तक बात पहुंची थी, और मुझे और मैंने कहा था है नहीं हो सकता, कल सुबह तक बदल जाएगा देखना। फिर जब ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ तब मुझे जाकर मैंने कहा ओहो, ये तो सच हो गया। इट वाज अनबिलीवेबल, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि फिल्म को भेजा गया है। ऑब्वियसली भेजा होगा, लेकिन हम ऐसे सोचते नहीं है ना कि अच्छा अब हमने फिल्म की, अब इस टाइम पे उन्होंने फिल्म की एंट्री करवाई होगी, या यू you नो know। तो जब अवार्ड मिला तो मुझे समझ भी नहीं आया कि क्या हो गया लाइफ में। मैं बहुत खुश हुई, मैं ऑब्वियसली, मतलब मेरे घर पे एवरीबडी, बहुत बड़ा सम्मान होता है अगर आपको एक नेशनल अवार्ड मिलता है। आपके साथ सिर्फ वो आपकी सक्सेस नहीं होती, आपके घर वाले भी समझते हैं कि उन्होंने लाइफ में जो एक जर्नी तय की, ये उनकी भी सक्सेस है। आपको जिन लोगों ने ट्रेन किया, ये उनकी भी सक्सेस हो जाती है। तो जो भी सम्मान आपका होता है वो सिर्फ आपका नहीं रह जाता, आपके साथ जुड़े हुए लोगों का भी हो जाता है, जिन्होंने आपको सिखाया, जिन्होंने आपसे उम्मीद रखी, जिन्होंने आपके लिए प्रार्थनाएं की, जिन्होंने आपको हर कदम सपोर्ट किया। तो मैं ये हमेशा कहूंगी कि जो भी पुरस्कार या जो भी सम्मान मिलता है वो सर आंखों पर, क्योंकि
everybody likes to be acknowledged and appreciated. एंड मुझे अगर रोज एक एक अवार्ड मिल जाए तो मैं रोज खुश हूँ। मुझे तो हमेशा लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, तो मुझे हर बार मिलना चाहिए। बिल्कुल। और अब इस फिल्म से जुड़ी हुई बातों पर आते हैं। पहले हमने उसके आउटकम पर पहले बात कर ली। सरदारी बेगम में मित्रों, सरदारी बेगम की बेटी बनी है जो बिल्कुल चुप चुप रहती है, लेकिन उसके अंदर अपनी माँ से कैसा अटैचमेंट है, इस तरह की रिवेलियन है। उस कम बोलने वाली लड़की में भी हम कितने तरह के रंग देखते हैं। पूरा वह अपने में अपनी माँ के संघर्ष को देख रही है, कहाँ वह उसको पसंद कर रही है, कहाँ नापसंद कर रही है, कहाँ उसकी माँ का जो व्यक्तित्व है उस पर हावी हो रहा है, कहाँ वह अपनी जगह बन सकती है। ये तमाम चीजें हैं और एक बेहद ही महत्वपूर्ण फिल्म श्याम बेनेगल जी की, जिसमें इनका रोल रहा सरदारी बेगम की बेटी का। तो उसके बारे में कुछ बतलाएं राजेश्वरी, उस जब अनुभव के बारे अब तो ऐसा मैंने ये मान लिया था कि अब तो मेरे बगैर फिल्म नहीं बनाएंगे। तो उनका मुझे जब फोन आया तो उन्होंने मुझे पहले तो स्क्रिप्ट पकड़ाई, फिर पहले कहा कि ये वाला रोल करना है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं कर लेगी। अब आप कितना भी एक जनरल स्क्रिप्ट पढ़ें, कहीं ना कहीं आप उस पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं ना कि ये रोल है मेरा। तो मैंने उसको पढ़ा, फिर मुझे लगा अच्छा मुझे ये रोल करना है। फिर कुछ दिन बीते, फिर मुझे उनका फोन आया, ये वाला रोल नहीं करना, ये वाला रोल करना है। मैंने कहा अच्छा चलो ये वाला कर लेते हैं। लेकिन उसको क्या हुआ, वो बड़ा अच्छा रोल था। नहीं नहीं ये भी अच्छा है। मैं कहा ठीक है, मैंने वो पढ़ लिया। शूटिंग के कुछ हफ्ता पहले उन्होंने मुझे कहा सुनो दोनों रोल नहीं करना है, ये रोल करना है। और मैं कह रही हूँ पर ये तो बहुत छोटा सा है, मनी मन खुद को मैं कह रही थी तो बड़ा छोटा सा है, तो चलो अब कर लेते हैं क्या। बड़ा गुस्सा भी मुझे आया, मैं दुखी भी हुई, कहा ये क्या है मतलब। फिर मैंने उस रोल को, फिल्म को उस रोल के नजरिए से मैंने देखना शुरू किया। फिर मुझे लगा चलो ठीक है यार, अब श्याम अंकल ने बोला तो ये रोल करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि तब तक तो मैं वहां से घूमते 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 हफ्ता पहले यहाँ आ गई। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया, उन्होंने मुझे कहा था देखो मुझे ये बेटी का रोल कौन करेगा मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम करो। मैंने कहा ठीक है। तो जब काम करना शुरू किया ना मैंने, तब मुझे रियलाइज हुआ कि इसके साइलेंसेस में भी बहुत कुछ है करने को। और क्योंकि जब शूट कर रहे थे तो मालूम पड़ा कि सीन आगे किसी का चल रहा है, बैकग्राउंड में बैठी हूँ और शायद एक हल्का सा मुझ पर भी जाकर के कि यू नो इस कैरेक्टर पर क्या हो रहा है। तब परफॉर्म करते मुझे लगा ओह आई हैव टू बी वेरी अलर्ट बिकॉज आई कुड बी एनीवेयर इन सम कॉर्नर, बट यू नो वो सब कुछ आखिर में जब आप फिल्म में पहुंचते हैं एंड में, तब आपको रियलाइज होता है अच्छा इसलिए वो रिएक्शन, वो सब कुछ मिल करके आ जाता है। और ये चीज शायद सिर्फ वो ही जानते थे कि क्या होने वाला है। तो काम करते मैंने एक्चुअली कहा था घर आके, मैंने कहा नहीं मुश्किल है रोल ये करना, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन फिर भी नेशनल अवार्ड की तैयारी नहीं थी मेरी। तो जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते और मिल जाए ना तो उस बात का बड़ा मजा है। जब एक्सपेक्ट करते हैं जी। तभी मिलना चाहिए वैसे, लेकिन नहीं मिल से एक्सपेक्ट करे और मिले तो और बढ़िया। हाँ, हमें वो बड़ा ही मतलब एक सेंसिटिव और बड़ा इम्प्रेसिव रोल है। जब जब वह आती है, और खास तौर से जब माँ के निधन के बाद जी पत्रकार के साथ, जो वह भी रिश्तेदार ही है, पत्रकार की भूमिका में कौन है मैं भूल रहा हूँ, वो um, रजत। ओहो जो तहजीब तहजीब ना, ओहो हो हाँ मेरी हाँ, जुबान पे नाम है आप, ओहो मैं भी बताती हूँ भूल मैं रहा आपको हूँ। थोड़ी देर में। हाँ अरे तो चलिए बताती हूँ, मुझे अभी याद आ जाएगा थोड़ी देर में। हाँ जी, तहजीब आपको कैसे याद है? तो कैरेक्टर वो का एक, नाम याद आ गया ना। हाँ हाँ तो वो निश्चय ही बेहद भावपूर्ण आपका उसमें अभिनय रहा है। और ऐसे ही नेशनल अवार्ड आप जानती हैं कि ऐसे ही तो नहीं मिलता। और देखिए उर्दू प्रेमी। मुझे मुझे याद है सीन जो लास्ट वाला हम कर रहे थे, तो एक साइड से शूट हो गया था, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू शूट होना था। और जैसे उस टेक में हुआ ना, अगली बार जब मैं कर रही थी वैसा हो नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ये हो नहीं रहा।
फिर मैं श्याम अंकल को देखूं, कहते हैं ठीक है। मैंने कहा नहीं श्याम अंकल, एक और ले लेते हैं, एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। तो और बार बार ना मेरी कोशिश होती कि जैसे मैंने पहले टेक में किया था ना, बिल्कुल वैसा सा हो जाए, और वो हो नहीं रहा था, और मैं बहुत दुखी हुई। तो टेक ओके भी हो गया, लेकिन शायद मुझे लग रहा था कि वो ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि कभी कभी आप जो पहली बार फील करते हैं वो दूसरी बार शायद ना हो, ऐसा हो सकता है। तो मैं दोपहर का मैं खाना नहीं खा रही थी, मैं इतनी अपसेट हो गई थी। तो मैंने लंच टाइम में खाना नहीं खाया, तो शाम अंकल को ये बात मालूम पड़ी कि मैं खाना नहीं खा रही। कहते तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैंने कहा नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं थी। कहते ओ हो, मेरे पास सारे टेक्स है, आई विल सी व्हाट इज द बेस्ट एंड आई विल यूज इट, डोंट वरी। उसके बाद मैंने खाना खाया था, आई कैन नेवर फॉरगेट दिस। तो वाह। हाँ। जी। तो अब अगली फिल्म की ओर बढ़ते हैं। और मित्रों, अभी हम जो देखिए, राजेश्वरी सचदेव जी से जो हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें कुछ और डायरेक्टर्स की फिल्मों की भी चर्चा आती ही है। बासुदा बासुदा की अभी आई, मगर खास तौर से हम लोग जानबूझ करके श्याम बेनेगल जी पर केंद्रित फिल्मों पर ही बात कर रहे हैं। और हालांकि राजेश्वरी सचदेव का एक लंबा काम है, कई सारी फिल्में इनके खाते में है, कई टीवी शोज इनके खाते में है, लेकिन हम जानबूझकर श्याम बेनेगल जी पर केंद्रित इस एकाग्र में उन्हीं फिल्मों पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगली जो फिल्म है जिसकी हरी भरी, अभी स्कूल के दिनों की बात हुई, हरी भरी फिल्म में स्कूल गर्ल में एक लाल रिबन पहनकर बिल्कुल प्रसन्न भाव से नाचती हुई जो लड़की है, और जो अपने सपने हैं, वो जिस तरह से उसकी पूरी अदायगी राजेश्वरी जी ने की है, पूरे जो हमारा हमारे अंदर का जो अपना जो एक परिवेश है भारत का, और जिस तरह की वस्त्र सज्जा बिल्कुल सहज भाव से, और वो एक जेंडर वायसनेस जिसको भी हम कहते हैं, उसको भी यह फिल्म उठाती ही है निश्चित तौर पे। लेकिन एक कम उम्र की लड़की में कितने तरह के सपने हो सकते हैं, क्या चाहत हो सकती है, उसको बहुत ही जिंदा दिल तरीके से राजेश्वरी जी ने जिया है। पहले जिया है, तभी तो अभिनीत किया है। तो उसके बाद कुछ बात हरी भरी फिल्म। हरी भरी फिल्म के वक्त उनके पास मेरे लिए रोल नहीं था। तो मालूम पड़ा ये फिल्म रहा है, तो मैंने कहा ऐसे कैसे फिल्म बना सकते हैं मेरे बगैर। कहते ये लो स्क्रिप्ट, मुझे बताओ इसमें कौन सा रोल करोगे। ये सारी कैरेक्टर्स हैं जो तुमसे बड़े हैं, एक है बच्ची का रोल जो 13-14 साल की है, 14 साल की लड़की है, और तुम 25-26 साल की हो। तुम बताओ कैसे करोगी ये रोल, है ना? तो मैंने जी। देखा, मैंने कहा हाँ आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं एक रोल कर सकती हूँ। तो मैंने कहा कौन सा रोल करोगी? मैंने कहा ये 14 साल वाली लड़की का रोल। एंड ही बर्स्ट आउट लाफिंग, ही सेड सुनो, जब तुम सूरज का सातवां घोड़ा कर रही थी ना, तब तुम इस उम्र के आसपास थी। अब तुम इतने सालों बाद यही रोल करोगी, एंड आई डोंट वांट अ फिल्मी 14 ईयर ओल्ड गर्ल कि 2 चोटियां बना ली और वो हो गया। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वैसे नहीं करूंगी, पर मैं ये वाला रोल करूंगी। तो देखिए उस इंसान की ये खासियत, उन्होंने दूसरा सवाल नहीं किया मुझसे, उन्होंने स्क्रिप्ट दी और कह दिया भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, सेट पे तुम आ जाओ। अब मैंने तो कह दिया मैं ये रोल करूंगी, और वो बिल्कुल टिपिकल फिल्म वाला नहीं होगा कि 2 चोटियां बना दी और मान लो कि मैं अब 14 साल की हूँ। तो जब हम हैदराबाद में रामोजी राव फिल्म स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, तो शूट के एक दिन पहले जो फिल्म के कैमरामैन थे राजन कोठारी जी, उनके साथ मैं डिनर पे बैठी। कहते हैं राज, कैसे करने वाली है, हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस? आई सेड कल सुबह मिलते हैं पूरे कॉन्फिडेंस में। तो तो सुबह जो हमारे फिल्म के मेकअप डिजाइनर थे विक्रम गायकवाड़, कहते हैं आजा आजा, क्या सोचा है तूने? मैंने कहा ये सोचा है, मैं ऐसे ऐसे करूंगी। कहते हैं डन, परफेक्ट। और जब मैं सेट पे पहुंची, मैं एक चोटी में पहुंची, और मुझे देख करके श्याम बाबू हंसने लगे। कहते हैं कि ये क्या कर दिया अपने आप को? मैंने कहा बताओ कैसी लग रही हूँ, 14 साल की हूँ? कहते नहीं 13 की लग रही हो, आओ शूटिंग करो, लेकिन बाल मुझे 2 चोटी में चाहिए। मैंने कहा आप ही ने कहा था 2 चोटी नहीं चाहिए, मैं एक चोटी में 14 साल की लग के दिखा रही हूँ आपको। बट खैर, वहां पे कहते ना पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लाइफ में कि चलो भाई। अब बात आई कि
बोल तो आपने दिया, लेकिन हाव भाव, आवाज बोलने में एक अलग स्पीड होती है बच्चों के बोलने की, और बड़ा इजी हो जाता है ना कि आप बच्चा बनने की कोशिश करो और फिर लगे कि ये ना कुछ ज्यादा ही हो गया। मतलब वो संतुलन जो है उसका रखना, बैलेंस रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं, उसके हमारे पास तरीके थे, तो काम करते करते हमने किया। और हमारे मिस्टर बेनेगल बहुत रिलैक्स्ड, सिर्फ मुझे परफॉर्म करते वक्त सुनते थे, कहते हाँ ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, बस हो गया हमारा काम। कैसे हो गया पता नहीं, लेकिन वो भी हो गया। मैंने जैसे आपसे शुरुआत ही में कहा था कि अम, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो एक्टर पे कॉन्फिडेंस है, वो ही है जो कमाल कर देता है। उन्होंने जो मुझ पे भरोसा किया उस वक्त कि अच्छा भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तो उसके बाद फिर क्या था? उसके बाद सब कुछ हमारे सर था, तो हमें करना ही था। और फिर उन्हें पता है वो तो है ही वहां, तो जी। हरी भरी हो गई, यह हरी भी भरी चली भी फिल्म, बिकॉज हरी भरी को थिएटर रिलीज भी मिला। और मुझे याद है मैंने इस फिल्म का हाउसफुल शो देखा ऑडियंस के साथ, तो बड़ा वाह। मजा आया मुझे, क्योंकि आई गेस तब तक इस फिल्म को थोड़ी पब्लिसिटी वगैरह मिल गई थी, तो उस वजह से लोग थिएटर्स में आए, और मजे की फिल्म थी बहुत। कहने को तो वो बिल्कुल फैमिली प्लानिंग, और हमें लगा था जब काम कर रहे थे कि पता नहीं ये बहुत प्रचार प्रचार और बहुत ज्यादा सीख सीख और मैसेज मैसेज तो नहीं होगा, लेकिन नहीं, वो स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरती से लिखी हुई थी। वो इतना, उनकी फिल्मों में ह्यूमर होता है हमेशा, वो जितनी भी एक बात कहते हैं, देखिए, आई डोंट थिंक ही मेक्स एवर मेक्स फिल्म दैट ही डज नॉट बिलीव इन। और अच्छी से अच्छी चीज में कितना ड्रामा होना चाहिए, वो एक फिल्म मेकिंग स्टोरी टेलिंग जो है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बंधा रहे, हमेशा उनकी फिल्म में इंटरेस्ट बंधा रहता है। और ये चीज जी। मैंने उनसे भी एक बार पूछी थी किसी फिल्म को करने से पहले, मैंने कहा इस मुद्दे पे मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं कैसे काम करूंगी? तो एज एन एक्टर देखिए आप फंस जाते हैं कि एज एन एक्टर आपका काम है, आप जिस तरह के भी रोल हैं आप करेंगे, और आप करते भी हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन फिर उन फिल्मों का, या तो फिर वो बिल्कुल उस तरह की फिल्म हो, मजे की फिल्म हो, तो फिर आप जो भी करो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी इम्पोर्टेंट विषय को लेकर चलते हैं, कोई एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो रेलेवेंट है आपकी सोसाइटी में, जो कि कोई पॉलिटिकल कमेंट है, या कोई भी एक सीरियस इशू है, अगर उसको आपने वन साइडेड तरीके से पेश किया तो हमेशा उसमें प्रॉब्लम होगी। तो विच इज व्हाट आई रियलाइज इन हिज फिल्म्स आल्सो कि अ, वो दोनों पक्ष रखते हैं सामने, और उस चीज को बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं। उनकी जो आगे वाली, आप समर भी देखेंगे, समर की बात हम करेंगे, तो वो जो बैलेंस क्रिएट करते हैं नैरेटिव में, दोनों पक्षों को रखते हैं जिस तरह से, वो कमाल वही करते हैं। और उन्होंने मुझे ये बात कही थी एक बार कि देखो, अगर कोई ऐसी चीज है जहां बिल्कुल तुम साइड्स नहीं लेना चाहती, और इस तरह की फिल्म है जहां तुम अपना अपनी कमिटमेंट नहीं दिखा पाओगे अपनी परफॉर्मेंस में, अपने रोल वो नहीं करना चाहिए, तो फिर वो चीज को भी मैं बांध के चली हूँ अपने साथ। बट जी। और इसमें एक बेहद ही इशू बेस्ड सॉन्ग भी है, और उस गाने में भी जो है वो जिस तरह से ह्यूमर आया है वह कमाल का है। जो बांझ वाला जो गाना गाया जाता है, वो जो, हाँ, वो मुझे हाँ, लगता है बांझ वाला किसने, रिचा रिचा शर्मा ने गाया है ना शायद वो गाना, संभवतः बांझ वाला गाना शायद, हाँ हाँ, आई थिंक रिचा रिचा ने गाया हुआ है। आई हमारी थिंक बैठी सो। हुई है, समाना आदमी बैठी हाँ, मुझे हुई है, लगता है वो रिचा रिचा शर्मा का गाया हुआ गाना है, आई थिंक। ममता हाँ, दास बड़ा बैठी हुई बहुत है। खूबसूरत। जी जी जी, पूरा कमेंट है वो सोसाइटी में औरतों की पोजीशन को लेकर के, और बहुत मजे में है। सीमा जी का जो कैरेक्टर है वो कितना खूबसूरत है। हाँ। वो जिस जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं और वहां पर कैसे होता है, आई थिंक हर एक औरत की रिप्रेजेंटेशन है फिल्म में, हर एक की अपनी एक पोजीशन है, अपना एक स्टांस है, उसका एक कारण है। और जी। और उसमें उस गाने में यह भी है, वह पूरा गाना गाती है, और अंत में वो जो पंक्तियां हैं वो इस तरह से हैं कि वो जंगल में चली जाती है, तो बाघिन मिलती है, तो बाघिन पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो वह कहती है कि हाँ मुझे घर वालों ने निकाल दिया है, और
मुझे बांझ होने के कारण निकाल दिया है, तुम मुझे खा जाओ, मैं मर जाना चाहती हूँ। तो बाघिन कहती है कि भैया मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी बहना, क्योंकि मैं तुम्हें खा के खुद भी बांझिन हो जाऊंगी। आई नो। तो इतने बड़े हाँ। शिशु को इतने प्यार से उठाया है। हम्म। और वह सोचती है, मेरी किस्मत कैसी है कि बाघिन भी मुझे बांझिन कह रही है, खाने। बांझिन कह रही है। हाँ। हाँ। बहुत ही इस फिल्म का यह गाना जिस तरह से लिखा गया है और जिस तरह से उसकी पूरी उसका फिल्मांकन हुआ है, वह अपने आप में हम्म। कमाल का है। जी। पूरी फिल्म ही उसी जेंडर इशू पर ही है। आप जी। बात कर ही रही इस विषय पर। रवि झांकल जी हमसे जुड़े हुए हैं, और इस पूरे एकाग्र की पहली कड़ी में रवि झांकल जी ही आए। वे लिख रहे हैं कि राज ने बहुत वैरायटी की है, बहुत वैरायटी के श्याम जी के साथ। राज के रोल में श्याम जी की फिल्मों में काफी वैरायटी है। आज भी 14 साल की लड़की का रोल कर सकती हैं। रवि जी, मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी। आपको एक अच्छी सी जप्पी दूंगी। थैंक यू। हाँ। अब मेरा 11 साल का बेटा है, देखो। नहीं, वो रश्मि गलत नहीं कह रहे हैं, और आपने उसको साबित किया है। और तमाम खासियत है कलाकारों की। लेकिन देखिए, अभी जिस वैरायटी की बात हो रही है, हम अब उस वैरायटी पे ही आते हैं। जो रिबन बांधती हुई लड़की है मित्रों, जिसे आपने हरी भरी फिल्म में देखा, अब आप देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटेन हीरो में वही लड़की, वही राजेश्वरी सचदेव जब कैप्टन लक्ष्मी सहगल बनती है, तो क्या कमाल का। तो रवि झांकल हो या और तमाम हमारे साथीगण हो या और फिल्म क्रिटिक हो, जब इस वैरायटी की बात करते हैं आपके भीतर, तो यूं ही नहीं करते हैं। तो आइए कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी की भूमिका पर कुछ बातचीत कर लें, जो श्याम बाबू ने सहारा के लिए यह फिल्म बनाई थी। और सुभाष चंद्र बोस जी के परवर्ती दिनों पर यह केंद्रित फिल्म है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटेन हीरो। अतुल तिवारी जी और क्षमा जैदी जी का एक संयुक्त रूप से स्क्रिप्ट लेखन है इसमें। और यह भी अपने जी। आप में एक बेहतरीन फिल्म है, श्याम बाबू की बाकी फिल्मों की ही तरह। और इसमें राजेश्वरी जी की एक मुख्य भूमिका है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल की। तो इस फिल्म से जुड़ी हुई यादें और इस भूमिका पर भी कुछ बातचीत करें हम लोग, राजेश्वरी जी। अम, ये जो फिल्म जिसमें मैंने ये रोल किया था, ये रोल बहुत ज्यादा ऐसे बड़ा नहीं था, क्योंकि एक फिल्म में आप कितने सारे एस्पेक्ट्स दिखा सकते हैं और कितने लोगों पे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। बेसिकली फिल्म नेताजी पर थी और उनके साथ जुड़े हुए लोग लोग थे, उनमें कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। लेकिन अपनी तरफ से जितनी भी मैं रिसर्च कर सकी, मैंने उस पे काम किया। और फिर मैं राइफल ट्रेनिंग के लिए भी गई, कि एटलीस्ट हाथ में पकड़ा हो तो ढंग से। तो मैंने पता नहीं कितनी फायरिंग करनी पड़ेगी कितनी नहीं, तो उन्होंने वो भी बंदोबस्त करवाया। फिर आई रिमेम्बर गोइंग टू दिस प्लेस जहाँ पर मैंने अच्छी खासी फायरिंग प्रैक्टिस की, और मालूम पड़ा कि निशाना मैं अच्छा लगा लेती हूँ। लेकिन अम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना फॉर एन एक्टर, ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना। बड़ी खुशी देता है कि भले इसको आप मतलब किसी और मौके पे, अनलेस एंड अनटिल आप इंटरेस्टेड हो, आपने सोचा हो कि करेंगे, आप नहीं करते। कि ये प्रोफेशन ऐसा है, ये काम ऐसा है कि ये बहुत कुछ करने का मौका देता है आपको। तो मुझे ये पता था कि रोल बहुत बड़ा नहीं है, और शायद जितना मैं इसमें ये सब कर रही हूँ शायद इतना कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन उस प्रोसेस का बहुत मजा होता है कि आप पीछे खड़े भी हों तो आपको खड़े रहने की तमीज हो उस किरदार में। उनके बारे में जो पढ़ा, जो मैं बड़ी प्रभावित, इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, कैप्टन लक्ष्मी सहगल से। फिर शी वाज काइंड इनफ, वो घर भी आई, फिर हमने डिनर भी साथ किया उनसे। बड़ी खूबसूरत महिला, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे मालूम पड़ा था कि वो, उनके इतने लंबे लंबे बाल थे,
साउथ इंडियन लेडी, और उन्होंने जब मैंने ज्वाइन किया तो अपने बाल काट दिए थे छोटे, तो मैंने कहा मेरे तो इतने ही है, मैं भी काट देती हूँ, तो मैंने अपने बाल काट दिए थे उस पार्ट के लिए। अम, उसमें काम करने का अनुभव भी बहुत बढ़िया रहा। वो एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म थी, और बहुत सारे एक्टर्स थे। आपको ऐसी जगह फिल्मों में काम करके ये मालूम पड़ता है कि जो आप टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं ना, सिर्फ वो आप पढ़ते हैं क्योंकि आपको एक एग्जाम देना होता है, अच्छा पता होना चाहिए। लेकिन जो ये पूरी जो एक पूरा जो एक्सपीरियंस होता है किसी रोल को करने का, जब सीन्स आपके राइटर्स आपको लिख कर देते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा उस वक्त वो स्टैंड लेना इन लोगों के लिए, और आज हम उनका वो किरदार कर रहे हैं। तो कहीं जाके आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप उसको जितना महसूस कर सकते हैं, जितना आपको इन्फॉर्मेशन मिला है उस पे आप उसको करें ढंग से। तो यस, वो जर्नी बड़ी अच्छी रही। बिल्कुल, ये बहुत ही जिम्मेदारी वाली बात कर रही हैं राजेश्वरी जी, क्योंकि जो जीवित लोग हैं जिन्होंने की कुर्बानियां दी हैं और देश के लिए इतने तरह के समर्पण किए हैं, तो कहीं भी हमारे रोल में न ओवर एक्शन आए न अंडर एक्शन आए, और इस तरह का एक संतुलन बने कि वह लगे कि हाँ, हम दर्शकों को यह मालूम है कि राजेश्वरी सचदेव कोई और है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल कोई और है, लेकिन उतनी देर के लिए दर्शक यह भूल जाए कि नहीं, जो भी रोल जिस तरह से किया, जैसे जिया और जिस तरह का प्रकाया प्रवेश किया राजेश्वरी ने या किसी और एक्टर ने, वह कमाल का है, वह बिल्कुल एक साम्यता बन जाए। तो यह निश्चय ही एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और श्याम बाबू की जितनी भी ऐतिहासिक फिल्में हैं, और अभी हम आगे उनके शो, टीवी शो संविधान पर आएंगे, बाद में आएंगे, तो उस पर भी हम बात करेंगे, वहां भी यह बात लागू होती है। मित्रों, थोड़ा सा हमारा क्रम अभी बिगड़ा, हरी भरी के बाद हम सीधे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आ गए, मगर हरी भरी के बाद एक और फिल्म है राजेश्वरी जी की, समर। तो समर की बात रह गई थी, समर की बात करते हैं, उसके बाद फिर नहीं, मैंने आप मैंने समर का जिक्र जरूर छेड़ा था। समर क्या बहुत कहा। ही बेहतरीन फिल्म थी, और हाँ, अशोक मिश्रा जी ने लिखा था, और बहुत ही मजेदार स्क्रिप्ट थी। बल्कि देखिए इश्यू कितना बड़ा था उसमें, कास्ट को लेकर के था। लेकिन आप अगर फिल्म देखें तो उसको जिस तरह से जो सेटअप था उसका, वो एक वाज अ फिल्म विद इन अ फिल्म। एक फिल्म यूनिट जाता है एक लोकेशन पे जहां पर एक दलित के साथ एक किस्सा होता है, और वो उस पर एक फिल्म बनाई जाती है। तो वहां जब पहुंचते हैं तो वहां पे वो असली किरदार भी हैं, और ये कलाकार भी हैं जो वो किरदार करेंगे, और कहानी इस तरह से सामने आती है। और जो बात वो कहना चाह रहे थे कि हमें ये लगता है कि हम शहरों में रहते हैं, हम बहुत एजुकेटेड हैं, और हम तो बिल्कुल इवॉल्व्ड लोग हैं, हमारी जिंदगी में ये कास्ट वगैरह कोई मायने नहीं रखता, हमारे यहाँ तो सब इक्वल है। लेकिन ये गलत है। जो चीज इतने सदियों से चलती आ रही है, वो कहीं जाकर के आपके अंदर भी वो है, बसी हुई है, एंड यू जस्ट हैव टू स्क्रैच बीनीथ द सर्फेस एंड यू विल फाइंड इट। और ये किस तरह से ये परतें खुलती हैं फिल्म में, हर कैरेक्टर के लिए। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ एक पक्ष नहीं रखते हैं, वहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो दलित है, जिन्होंने सदियों से भोगा है, वो भी ये मान के चल रहे हैं कि बस वो कभी उबरे नहीं हैं उससे, और उनके साथ आज भी वही हो रहा है, जरूरी नहीं है। तो कहीं जाकर के दोनों को अपनी जगह से थोड़ा हिल के सामने आना पड़ेगा। एक विक्टिम रहा है, मानते हैं, लेकिन उसी मेंटालिटी को लेकर आप हमेशा नहीं जी सकते। और जो ऑपरेसर है, वो उसे भी लगता है कि भैया सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। आप शायद रियलाइज नहीं करते, छोटी छोटी चीजों में आपके अंदर की जो एक वो बात है वो निकल के आती है। सोसाइटी, बट इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। वो फिल्म मैं चाहूंगी कि लोग देखें, क्योंकि बहुत मजेदार फिल्म है। ऑनेस्टली ये कह रही हूँ, इतना सीरियस मुद्दा है, लेकिन हंसते हंसते उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हुई हैं फिल्म में, कि इस फिल्म को स्वर्ण कमल भी मिला था, इस फिल्म को स्क्रिप्ट के लिए भी अवार्ड मिला था। और ये बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट है, और इसमें सारे कलाकार भी बहुत उम्दा हैं। इसमें
सीमा विश्वास भी थी, वो भी उन्होंने उनको भी अवार्ड मिला, मेंशन मिला, शी वाज ब्रिलियंट। सारे कलाकार, इट वाज द एन्सेम्बल था पूरा, यशपाल शर्मा भी थे, सब की तरह रवि जी थी, ही हैड सच अ फैंटास्टिक रोल इन इट, कितना अच्छा किया इन्होंने भी। बहुत ही बढ़िया फिल्म, बहुत ही बेहतरीन फिल्म। आई एम सो ग्लैड उस फिल्म का हम हिस्सा। आई जस्ट विश दैट फिल्म हैड अ प्रॉपर रिलीज, जो कि हुआ नहीं, लेकिन द फिल्म वाज ब्यूटीफुल। जी। और हरी भरी से पहले आई थी यह फिल्म, है यह ना फिल्म शायद। हाँ, हरी भरी समर मुझे से लगता है हरी भरी से पहले थी, जहां तक मुझे पहले। याद पड़ता है। सही करें, जी सही जी। करें। अब आपकी हम एक कॉमिक और सोशल सटायर और आप समझ गई हैं, और एक बेहद मजेदार ह्यूमर से संपन्न, लेकिन कई मुद्दों को उठाने वाली फिल्म। कई ऐसे मुद्दे उसमें हैं, ऑनर किलिंग भी है, ट्रांसजेंडर की समस्याएं हैं, गांव की पॉलिटिक्स है, दबंगई है, कई ऐसी चीजें हैं। नहीं, एक कमेंट आ रहा है रवि झाकल जी का, राजेश्वरी जी, हरी भरी के आप बाद नो, था। हरी भरी के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके जी। ओके। तो गड़बड़ हो अब गई। हम बात करते हैं मित्रों, वेलकम टू सज्जनपुर की। वेलकम टू सज्जनपुर यूट्यूब पर उपलब्ध है। यह फिल्म आप लोग देखें, और हर कैरेक्टर का शानदार रोल है। रवि झाकल जी अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यशपाल शर्मा जी भी अरे यहाँ आ चुके हैं। अरे हाँ, वाह। आप बोले पहले। हाय। हाँ जी, सबने बोले इतना रवि। बढ़िया काम किया था। हाँ। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूं कि रवि झाकल जी ने उस ट्रांसजेंडर की भूमिका जिस गहराई के साथ सुपर। और जिस बहुत बढ़िया सीन किया था वो। के साथ, लेकिन मगर उसके अंदर कितनी करुणा है, वह रो भी पड़ती है, और वह कितना दिमाग लगाती है कि नहीं, मेरी रक्षा के लिए आप डीएम को पत्र लिखिए। पत्र लेखक को कहती है, श्रेयस को कहती है। वह अद्भुत है, जो उस पे गाना फिल्माया गया बहुत है, और बढ़िया जिस उन्होंने तरह सीन किया, रवि जी ने बहुत कमाल किया था वो सीन, बहुत खूबसूरत। उनका जो वो रोल था, वो आई थिंक ही वाज फैंटास्टिक। पता है, हम लोग अपनी फिल्मों को डिस्कस कर रहे हैं, हम किस तरह जुड़े हैं ये डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बार बार मैं इस चीज पे आना चाहूंगी कि हम लोग कितने खुश नसीब हैं। यशपाल भी हैं यहाँ पर, रवि जी ये अग्री करेंगे मेरी बात से, कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें मौका मिला, कि हम ऐसे डायरेक्टर के साथ हमें काम करने का मौका मिला। उन्होंने हमें बार बार काम दिया, उन्होंने हमेशा अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, कि आज सब कहते हैं कि हाँ हाँ, इन कलाकारों ने कितनी अच्छी फिल्में की। तो इसका नाम तहे दिल से शुक्रिया है श्याम बाबू को, कि वो ऐसी फिल्में बनाते हैं, और वो हमारे साथ काम करते हैं, और हमें इतने गर्व से खड़े होने का मौका देते हैं कि हम कह सकें कि हाँ भाई, हमारी जो एक, हम जिसको कहते हैं हमारा एक रेज्यूमे तैयार होता है एज एक्टर्स, तो एक ही डायरेक्टर के साथ देखा जाए तो एक से एक, जितनी बार हम फिल्मों को डिस्कस करते हैं, ये बात रियलाइज होती है कि वी हैव अ लॉट टू बी थैंकफुल अबाउट, रियली। क्योंकि ये सारी जी। फिल्में वो हैं जिनको पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, आगे लोगों की ये मतलब स्टडी का हिस्सा बनेगी, है ना। वी विल ऑल बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, क्योंकि इन्होंने ये फिल्में बनाई हैं जो एवरग्रीन रहेगी। संविधान के ऊपर भी जब हम आएंगे, मैं आपको बताऊं, कौन हम सिविक्स पढ़ते हैं और हमें लगता है अरे यार बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, ये क्या रूल्स हैं, और हम कभी भी उठ के कहते थे क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कुछ भी बना दिया है, क्या है और क्यों है। लेकिन जब हम चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं, जब मैंने संविधान में काम किया, तब मैंने रियलाइज किया जितने तर्क थे, जितने डिस्कशंस हुई थी, जब कोई भी एक लॉ बना था या कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात रखी गई थी, उस पे कितनी डिस्कशन, किस किस तरह की बातों को याद रखते हुए, मद्देनजर तक कितना इंक्लूसिव करते हुए, कैसे ये कुछ बुद्धिजीवियों ने बैठ करके ये सब बनाया। बिलीव मी, संविधान को हर स्कूल में दिखाया जाना चाहिए। हमारे संविधान के प्रति हमारी जो लोगों की इज्जत है ना, वो बढ़ जाएगी, और लोगों को समझ आने लगेगा कि ये ऐसी वैसी चीज नहीं है।
जो कभी भी आए दिन आप कुछ भी कह दें उछाल दें। मेरा बेटा, एक सेकंड देवज्ञा, आई एम इन द मिडल ऑफ दिस, थैंक यू। ये सो उन्हें भी हमारी ओर से धन्यवाद कहिएगा कि समय जिस पर पहला हक उसके बेटे का है, वह हक कुछ देर के लिए हमने उनसे हाँ, छीना है। कुछ नहीं, अभी स्पाइडरमैन रिलीज हुई, देखो हम यहाँ मतलब मुद्दों की बात करें, वहां से स्पाइडरमैन की बात होगी। सो संविधान पर ही इज आउट टू सेव द वर्ल्ड। हाँ, हाँ, संविधान पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जो इस फिल्म में शोभा रानी की जो भूमिका है, जिसमें हमने बात की कि इसमें जी कई, तो उसमें एक यह भी है, ऑनर किलिंग और विधवा विवाह और विधवाओं की स्थिति, जिसकी भूमिका में आप रही हैं, शोभा रानी की भूमिका में, तो इस पर भी कुछ बतलाएं, उसके बाद फिर आगे बात करें। मजे की फिल्म थी। शोभा रानी, मेरे को एक्टर जो थे, मेरे जो को एक्टर थे रवि किशन, बहुत मजे के एक्टर हैं, मजेदार हैं। तो हम लोगों ने हमारे सीन्स बहुत, मैंने बहुत एंजॉय किया अगेन उनके साथ काम करते हुए, क्योंकि एक अलग फ्लेवर मिला उस पूरे हमारे सीन्स को ना। अ, मुद्दा तो था, देखिए उस फिल्म में हर एक, वो एक पूरी सोसाइटी है जिसको आप देखते हैं, जिसमें हर तरह के लोग रहते हैं। वो एक गांव को लेकर के एक जो पत्र लिखता है, वो हर एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक की बात सामने कहता है, क्योंकि वही है जो पढ़ा लिखा है और वो लिखता है। और हर इंसान जाता है, हर एक आदमी कुछ पढ़ा, एक थोड़ा पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा है, कोई ट्रांसजेंडर है, एक विधवा है, हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं। आपको पूरी सोसाइटी वहां नजर आती है उस फिल्म में। तो हमें ये तो पता था कि फिल्म बहुत बढ़िया है, हमें हमारा रोल मॉडल था ये। मुझे जब आखिर में जब ऑनर किलिंग वाली बात होती है, वो भी एक बहुत बड़ा कमेंट है सोसाइटी को लेकर कि क्यों मौका नहीं दिया जाता किसी को कि जिंदगी दोबारा शुरू करे। तो वो तो खैर हम उस फिल्म को अब डिस्कस करना मतलब, बट जो जिस तरह से अगेन जो एक ह्यूमर था वो पूरे रिलेशनशिप में, आपको रियली रियलाइज होता है कि ये दो बेचारे इतने प्यारे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और शायद घर के जो बुजुर्ग हैं वो भी चाहते हैं कि ये दोनों, ये विधवा है लेकिन इसे शादी कर ले, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी सच अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, लेकिन दुनिया वो करने नहीं देती उनको। तो एज एन एक्टर वो एक टोटली डिफरेंट टेक था, मतलब उस रोल को किसी भी तरह किया जा सकता था, उस चिट्ठी को किसी भी तरह पढ़ा जा सकता था। लेकिन मुझे याद है जिस तरह से मैं पढ़ रही थी, और फिर मुझे शंकल ने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ना तुम इस तरह से स्पीड में पढ़ो इसको, देखो मजा आएगा। सी तो जब मैंने एक्चुअली किया, मैंने कहा हाँ ऐसे कहते हैं, हाँ ऐसे करो अच्छा लगेगा, एक्चुअली इट वर्क, बिकॉज जो आखिर में उस फिल्म में उस कैरेक्टर के साथ होता है, वो 2-4 सीन जो है उसमें वो आपको रियलाइज होता है कि कितने ऑनेस्ट, कितने इनोसेंट लोग होते हैं, वो किस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं और जिंदगी उनको क्या डील करती है, बिकॉज आपकी सोसाइटी एक चीज पे पकड़ के चलना चाह रही है, बदलने की कोशिश नहीं कर रही। मित्रों, राजेश्वरी सचदेव फिल्म के उस सीन की बात कर रही हैं जब रवि किशन, जो शोभा रानी को प्यार करता है फिल्म में, तो वह जब पत्र भेजता है, फेंकता है घर में, तो ये रख लेती हैं, लेकिन जो बंदूक को साफ कर रहे हैं, बंदूक की नली को, इनके ससुर, वो जब पूछते हैं तो फिर ये घबरा जाती है। और जिस तरह से इन्होंने रोल किया है वह कमाल का है, वो पूरा मजमून भी उसमें पढ़ देती हैं। और उसमें एक थिएटर का भी मुझे प्रभाव दिखता है आपके उस रोल में, इधर पढ़ रहे हैं, उधर देख रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, उसमें एक बड़ा एक थिएट्रिकल, जिससे आप जुड़ी हुई नहीं है थिएटर से, तो मुझे यह भी लगता है कि थिएटर का व्यक्ति ही वैसा रोल कर सकता था। तो वह सीन देखिए बहुत प्यारा। ये तो है, मतलब वो जो आप एक्सपीरियंस लेकर आते हो जिंदगी में, वो आपको कहीं जा करके थोड़ा कॉन्फिडेंट कर देता है, आप तैयार होते हैं चीजों को अलग अलग तरह से करने, सोचने, समझने के लिए। और वो सीन तो मैं एक्चुअली कहती हूँ, वो सिर्फ आई गिव इट टू माय डायरेक्टर, क्योंकि उन्होंने कहा था ऐसे करना है सीन को, मुझे याद है। मैंने कहा ऐसे, कहते हाँ ऐसे ही करना। पर बहुत देखिए ये प्यारा रोल। एक ना, एक उनकी एक जो एक इम्पोर्टेंट बात मैं कहूंगी कि वो हमेशा अपना जो एंसेम्बल रखते हैं, अपना कास्ट जो पूरा है, वो हमेशा बहुत अच्छे एक्टर्स एक साथ होते हैं। और
वो एक्टर्स को भी खुली छूट होती है आपस में काम करने की। मुझे याद है जब हम लोग समर शूट कर रहे थे तो एक सीन था, मेरा और किशोर कदम साथ में कर रहे थे, तो हम लोग एक दूसरे पे एक सिचुएशन आती है, चढ़ चढ़ के बोलते हैं, और वो सीन हो गया, ओके भी हो गया। और मैं बाहर आई और मैंने यशपाल को, रघु भाई को बिठाया था सामने, मैंने कहा था देखो यार, ये कुछ मैं करती हूँ ना, कुछ तो गड़बड़ होती है, पता नहीं क्या, मैं उस पे आई कांट कीप अ फिंगर ऑन इट, इट्स फाइन, इट्स नॉट रॉन्ग। तो फिर मुझे याद है यशपाल को मैंने पूछा, यशपाल क्या यार, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो यशपाल ने मुझे बताया था उस वक्त कि जब तुम्हें लगता है कि इसके ऊपर तुम नहीं जा पाओगे तो तुम्हें पॉज ले लेना चाहिए था यहाँ पे, फिर तुम अपने, मैंने कहा हाँ, ये बात मैंने सोची नहीं। फिर मैं भागी थी श्याम बाबू के पास, मैंने कहा एक वेरिएशन ट्राई करें। कहते क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छा सजेशन मिला, आई वांट टू ट्राई दैट। सो आई मस्ट गिव क्रेडिट टू यशपाल फॉर दैट, क्योंकि मैं गई और फिर श्याम बाबू ने कहा हाँ, इट्स अ गुड सजेशन, आई थिंक यू शुड डू इट। सो इस तरह से जो एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग है ना वहां पे, कि हम सब मिलके कुछ चीज क्रिएट कर रहे हैं, तो वी शुड बी अलाउड टू डू दैट। वो जो तरीका है उनके काम करने का, दैट इज रियली वंडरफुल। जी, बिल्कुल। और श्याम बेनेगल जी के सेट पर यह डेमोक्रेसी हमें दिखाई पड़ती है। जितने भी लोग आए, आज तो कुछ संयोग की बात है कि ज्यादातर अभी एक्टर ही आ रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम के बहुत सारे लोग अभी ढाका में हैं, वे जल्द यहाँ आएंगे। और सबके सब। हाँ, और मैं उन्हें यहाँ भी लाने की कोशिश करूंगा, तो देखिए कितने लोग आ पाते हैं। मगर बहुत सारे एक्टर्स आए, सभी एक्टरों ने, सभी अभिनेताओं ने यह बात स्वीकारी कि वे कितनी छूट देते हैं, कितना सहज होने का मौका देते हैं। यह बात आपने भी कही, और पहली फिल्म से कही जब आप स्कूल के दिनों में थी, तो कितनी बड़ी बात है। कोई यह भी नहीं कि कोई औपचारिक रूप से कोई स्क्रीन टेस्टिंग हो रही हो, बस बातचीत करके और अपने हिसाब से फिर वो आगे का काम ले लेते हैं। तो लोगों से कैसे काम करवाना है, यह भी हम जानते हैं। और उनका एक बेहद ही महत्वपूर्ण टीवी शो मित्रों, संविधान, जो 10 एपिसोड्स में है, हर एपिसोड 1 घंटे का है, जो राज्यसभा टीवी के लिए बनाया गया शो है, जो राज्यसभा टीवी चैनल पर, यूट्यूब पर उपलब्ध भी है। आप जरूर देखें। 10 जरूर। एपिसोड में जिसकी बात कह रही हैं कि सभी स्कूलों में, कॉलेजों में उसको दिखाना चाहिए। कितनी तरह हम ऐसे भी जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, हमारे मित्रगण, वह भी संविधान पढ़ते हैं। सारे आर्टिकल, संविधान के भाग, अनुसूचियां, बहस। जब आप इस तरह के शो को देख करके भी उठते हैं, आप एक दिन में 10 शो न देखें, एक शो को एक दिन में देखें, 1 घंटा निकालना मुश्किल काम नहीं है। बहुत लोगों ने देखा भी है इस शो को, लाखों में लोगों ने इस शो को देखा भी है, और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो जब हम इस तरह के विषय को उठाते हैं, और भारत का संविधान तो हमारा एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि जिस पर हमारा अब तक का प्रजातंत्र केंद्रित है, और इतना बड़ा विशाल देश है हम, और हमारा प्रजातंत्र जिसकी मिसाल दी जाती है पूरे विश्व में, और हम अपने आप को बचाते हुए चल रहे हैं, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को, अपने धर्मनिरपेक्षता को, अपने जो जो भी संविधान के मूल्य हैं, जो भी उसके अंदर एक एक करके भाग हैं, मौलिक अधिकार हो, दिशा निर्देश हैं, तमाम चीजें हैं, उन सब पर काम हुआ है। तो संविधान की मेकिंग इस तरह से हुई है, इस पर केंद्रित यह शो है, जिसमें राजेश्वरी जी ने भी राजकुमारी अमृत कौर जी का रोल किया है। यह संविधान के 5वें एपिसोड में है, जहां इनकी यह भूमिका हम देखते हैं। तो उससे जुड़े भी अनुभव बताएं राजेश्वरी। ऐसे मुझे पर्टिकुलरली कुछ ऐसे याद नहीं पड़ता, वो तो मैंने बता दिया था कि संविधान को लेकर के मैं किस तरह से सोचती हूँ। राजकुमारी अमृत कौर, जो कि शी वॉज अ प्रिंसेस, और वो नेशनल पूरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पूरी तरह से थी। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है और जितना मैंने उस वक्त पढ़ा था, ये कि जो एम्स दिल्ली में हॉस्पिटल है, उसको शुरू करने में उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है। वो चाहती थी कि इस तरह से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिसिन को लेकर के हो, और उनका बहुत बड़ा हाथ था। शी वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर,
और इनफैक्ट जब आप संविधान देखेंगे और जब ये बन रहा था तो उन्होंने औरतों को लेकर के, इक्वालिटी को लेकर के जो जो बातें रखी सामने, वो बहुत वेल थॉट आउट, बहुत ही she has been a very important contributor to how we see the women's rights in our country. So इसके अलावा मैं कहूँगी इसको लेकर के ना, इस प्रोजेक्ट को लेकर के यूं ही आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो देखने वाली चीज है। मैं जो भी कहूँगी, संविधान इज अ शो, इसमें हम में से कोई एज सच एज एक्टर्स, मैं ये नहीं कहूंगी कि अरे हमने ये कर दिया वो कर दिया। इट इज अ फिल्म ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दैट इज द हीरो ऑफ दैट शो। उसमें जो आप सुनेंगे, जो आपके कानों में चीजें पड़ेंगी, जो आप देखेंगे कि किस तरह जो लोग हमारे रहे हैं, जिन्होंने आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है, जिस तरह से उन्होंने अपने बात को रखी है, जिस तरह से आप पूरे हिंदुस्तान को लेकर के चले हैं उस वक्त, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एज अ फिल्म मेकर उन्होंने ये चीज सामने ला करके रखी। आप वो जब इंडिपेंडेंस का जो 12 बजते ना जो सुई, वो आपने सीन इतनी फिल्मों में देखा होगा, इतनी फिल्मों में अलग अलग तरह से देखा है। जनरली वो एक शॉट होता है दौड़ते मशाले, और ये यहाँ पर ना सबके सब बैठे हुए हैं वहां पर, और वो घड़ी की सुइयां जा रही हैं। वो सीन देखने वाला है, वो एक मोमेंट है जब आप देखते हैं, उस वक्त आप बैठे हैं और सिर्फ पता है कि जैसे ये सुई आएगी यहाँ पर, आपका देश आजाद है। वो जो एक मोमेंट वहां क्रिएट किया है ना उन्होंने, आपकी आंखें भर आएंगी। इट्स सो ब्यूटीफुली क्रिएटेड। वो एक ही चीज जो एक फेमस विजुअल से हट करके दूसरी जगह का विजुअल है वो, और उस जगह पर ये महसूस करने वाली बात है। बिल्कुल देखना चाहिए, ये हर एक को देखना चाहिए। और मैं ऑनेस्टली दोबारा कहूंगी कि इसको करिकुलम का हिस्सा बना देना चाहिए। ये हर स्कूल में एज अ रूल दिखाना चाहिए बच्चों को। जी बिल्कुल। और बहुत ही मेहनत से काम हुआ है, चाहे बहुत का चयन हो, स्क्रिप्ट वाइज देखिए आप, हर चीज से देखिए, उस हर लिहाज से। और हमें वस्त्र याद है सज्जा। क्योंकि उसके लिए बोलना बड़ा, क्योंकि वो सारी जो बातें थी वो इतनी लीगल लैंग्वेज वगैरह, हम सब परेशान हो जाते थे करते वक्त। वो बड़ा मुश्किल था, उसका भी उन्होंने तरीका ढूंढा था, लेकिन वो इट्स अ मास्टरपीस। इट्स मिस्टर बेनेगल्स contribution मास्टर to us, I mean, मास्टर to our country. Yeah. I mean, वो जो बनाया है उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। आपकी बहुत आवाज कट रही है शानदार। दोबारा। हाँ, मैं कह रहा हूँ यह बहुत ही बड़ा काम हो गया है हमारे देश के लिए। एक बड़ा है और मेहनत से किया हुआ काम है। चरित्रों पर हो, जी। रिसर्च हो, भाषा पर हो, किस विषय को लेना हाँ। है, किसको नहीं लेना है, उस पूरी यात्रा को, संविधान सभा की उस पूरी यात्रा को, संविधान के उसके उस पूरे निर्माण की प्रक्रिया को 10 घंटों में समेटना आसान 10 नहीं घंटों था। में समेटना आसान नहीं था। मगर जितनी भी चीजें आई बहुत ही तरीके से आई हैं, हमें बहुत ही लाभ देती हैं। और बाद में जब हम इस शो को देख करके अपने संविधान को पढ़ते हैं या और तमाम चीजों को देखते हैं, तब हमें खुद संविधान को समझने में भी सुविधा मिलती है। हमें अपने देश के राजनीतिक इतिहास को, सामाजिक इतिहास को और विभिन्न विषयों पर बड़े लोग कितनी चिंता करते थे, हर विषय पर, भाषा का प्रश्न हो, स्त्री का प्रश्न हो, धर्म का प्रश्न हो, उपेक्षितों का प्रश्न हो, हर प्रश्न पर कितनी बहस हुई है, कितनी चर्चा देश के विभाजन को लेकर, तमाम चीजें उसके अंदर आई है। आजादी से पहले से लेकर बाद तक की जो चीजें हैं उसकी झलक, आजादी के बाद की भी जो कई संकेत हमें इस शो में दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, बहुत ही अच्छी बातचीत थी। कोई और ऐसी बातचीत जो आप याद आ रही हो, जो हम न पूछ पाए हो, तो पूछें। और मित्रों, इस बीच हमारे पास एक वीडियो फाइल है जिसमें कुछ कुछ एक चित्र हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन चित्रों को भी यहाँ पर रख सकें, और इसके बाद हम लोग इस संवाद को फिलहाल के लिए रोक लेंगे। एक कुछ चित्र हैं, जो चित्र हमने यहाँ
कार्ड पे ही रखे हैं। ये अलग अलग सेट के चित्र हैं। राजेश्वरी जी कुछ बतलाएं। इसमें समा जैदी इसमें है। शमा जी हैं, इसमें एक मिनट, ये हमारे संविधान डायरेक्टर वाला ही। साहब हैं, और मुझे बैकग्राउंड में नजर नहीं आ रहा, एक मिनट, इतनी छोटी सी तस्वीर आ राजकुमारी रही है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी। और फोरग्राउंड में और बैकग्राउंड में और कौन है? नहलानी जी हैं श्याम शायद, हाँ। दिलीप ताही है। और वो है क्या इस सीन में? मुझे याद नहीं, पता नहीं चल रहा मुझे, शायद ना, जी। शायद वही है, जी। हाँ। तो अभी हम्म। हमने मित्रों संविधान टीवी शो की बात की, और इसमें राजेश्वरी सचदेव जी की भूमिका, राजकुमारी संजीव कौर की बात की। ये वही का सेट है। तो हमने कुछ चित्र यहाँ पर रखे हैं कि इस बहाने भी हम कोई और ऐसी बात याद आ रही हो तो उसको कर सकें। आप जानते हैं कि राजकुमारी अमृत कौर हमारे देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी रही हैं, और किस तरह से उनकी भूमिका रही इसकी चर्चा राजेश्वरी जी ने की है। एक दो और यह चित्र, इसके बारे में कुछ बतलाएं। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, मेरे जी छोटे जी छोटे जी। बाल। हम जब शूट कर रहे थे ऐसे, ये मुझे पता नहीं कहाँ हम शूट कर रहे थे, ये शायद फिल्म सिटी रहा होगा, आई थिंक, या नहीं, मुझे याद नहीं अब। जी। ये बेस कैंप का सीन स्वास्थ्य। था। क्या ये सीन था? बेस कैंप का सीन था, बेस कैंप वाला सीन था शायद ये, जब सब जी जी। तैयार हो रहे हैं ना, ट्रेनिंग चल रही है सबकी, वो वाला सीन था शायद। ओके। बेस कैंप की बात कर रही हैं। तो हम्म। मित्रों हम इस फिल्म के बहाने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटेन हीरो फिल्म में हम देख रहे हैं। उस फिल्म का यह सेट है जहां पर राजेश्वरी सचदेव जी अपने उस रोल में हैं। इस चित्र के बारे में बतलाएं। इला अरुण है, आप हैं, श्याम बाबू हैं, और कुछ एक लोग हैं। ये तो मुझे लगता है ये नेताजी की शायद स्क्रीनिंग होगी, तब का होगा, मुझे नहीं पता, रवि जी हैं, उनसे पूछे, उनको याद होगा। एक तो हाँ, ना, जी जी जी। एक एक सेकंड। दो और हैं सचिन, इसके सचिन बाद भी फिर। है ना? हाँ हाँ, यहाँ सचिन भी जी खड़े हैं क्या? हाँ, वही 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 नेताजी की स्क्रीनिंग का है ये, राइट, जी। तब की तस्वीर जी। है। दिव्या ओके। है, इला जी हैं, हाँ, ये भी तभी, ये हाँ स्वरा है ना? नहीं, ये नहीं नहीं, हाँ। संविधान की स्क्रीनिंग है, सॉरी सॉरी सॉरी, संविधान संविधान की की स्क्रीनिंग में स्क्रीनिंग है। हाँ जी, स्वरा है। हाँ हाँ, संविधान की संविधान स्क्रीनिंग है ये, राइट। ईश्वरा संविधान भास्कर की, हैं, सॉरी। दिव्या जी हैं, राजेश्वरी हैं। दिव्या, इला जी, हाँ। इस टीवी शो संविधान की जो एंकरिंग है मित्रों, वह स्वरा भास्कर ने की है। स्वरा। और हम्म। तो मित्रों इस तरह से हमने आज श्याम बाबू पर अपनी श्रृंखला की इस कड़ी में राजेश्वरी जी से बातचीत की, और यह वही चित्र है जिसकी बात हो रही थी, राजकुमारी अमृत कौर की। तो हमने वहां से एक स्क्रीन शॉट लिया इनके अभिनय का। और बहुत ही राजेश्वरी जी की एक खासियत भी है कि अपने जिस रोल में आती हैं, कितनी ही देर का रोल हो, उसमें उस जिम्मेदारी के साथ उस रोल को निभाती हैं। इससे एक लाभ यह होता है कि जो सहजता हम इनमें देखते हैं, मगर इनके अभिनय में वह न्याय हो पाता है उस रोल के साथ, उस चरित्र के साथ। यह एक बेहद प्यारा चित्र। इसके बारे में कुछ बतलाएं। राजेश्वरी और उनके पुत्र के साथ चरित्र अभिभावक, हम बस, तमाम लोगों के अभिभावक। तो ये था जब मैं, वरुण वरुण तस्वीर खींच रहे हैं इसलिए फोटोग्राफ में नहीं है, तो मैं, जी वरुण और देवज्ञ मेरा बेटा, हम मिलने गए थे, ऐसे बहुत दिन हो गए थे मिले, तो हम ऐसे ही पहुंच गए। हम तो उनसे मिलने गए थे, देवज्ञ तो चॉकलेट खाने गए थे।
तो जी उससे अपने हिस्से की चॉकलेट मिली और हमने अच्छी खासी गप्पे मारी और हम आ गए। जी जी। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी बातचीत रही, काफी समय लिया आपका, लगभग 1 घंटे 20 मिनट के आसपास हम लोगों ने बातचीत की, लेकिन पता नहीं चला समय कैसे बीता। आप अपने अंदाज में, और जो आपकी शख्सियत की एक खास बात है कि मित्रवत जो आपका अपना एक व्यवहार है सभी लोगों के साथ, उससे बहुत सारी बातें आसान हो जाती हैं, जुड़ना भी आसान हो जाता है, बातचीत करना भी आसान हो जाता है। कोई और ऐसी बात जो चलते चलते आप करना चाहें? मैं इतना कहूंगी अर्पण जी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। अम, हम श्याम जी का बर्थडे वीक मना रहे हैं, तो आपके इस मंच के द्वारा उन्हें मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा उनकी सेहत बनी रहे और वो फिल्में बनाते रहें और वैसे ही जिंदा दिल रहें हमेशा जैसे वो होते हैं। उनको आप फोन करिए तो उस दिन का जो सुर है आपको मिल जाएगा जिंदगी जीने का, क्योंकि वो हेलो माय डियर इस तरह से बात करते हैं, तो आपका आपका दिन बहुत सही शुरुआत होती है आपके दिन की। तो उनके बारे में बोलने के लिए आपने यहाँ मुझे बुलाया, ये मेरी खुशकिस्मती है। आपका बहुत बहुत आभार। और साथ में बहुत से जानकार लोग भी जुड़े हुए हैं और सबको यहाँ देख तो नहीं सकती, लेकिन वो हैं ये जानकर बड़ी खुशी हुई। तो एक तरह से लगता है कि हम सब फिर साथ में बैठ के ही बात कर रहे हैं, भले यहाँ इस वक्त बात नहीं कर रही हूँ ज्यादा, बट इस बात पे मुझे कभी एतराज नहीं होता कि मैं बात करती जाऊँ लोग सुने तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया राजेश जी, तमाम मित्रों का, तमाम हमारे श्याम बेनेगल प्रेमियों का हार्दिक आभार कि आप लोग जुड़े और कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। शुभ रात्रि। कल थैंक यू वेरी मच रविवार। एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू। ओके, शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुभ रात्रि।